हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पेपर सॉल्यूशंस। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस यूपी एडेड जूनियर टीचर के, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी 1 to 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और अब हम लोग सॉल्व करेंगे सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी के क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आइए शुरू करते हैं सारे क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड, तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर विचार कीजिए, जिसमें कि लिखा है आलमगीर दूती, अहमद शाह, जहांदर शाह और मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इनके पे विचार करने के लिए अगर देखोगे तो सबसे पहले कौन आता है, तो पहले आपका आता है जहांदर शाह। ओके, फिर देखोगे आपका आ जाएगा जहांदर शाह पहले नंबर पे आएगा, फिर आपका आएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, फिर आपका आएगा अहमद शाह, फिर आपका आ जाएगा आलमगीर दूती। तो इस एक ऑर्डर दिखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं, जिसमें कि आपको बताना है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर, मैं इसको सही क्रम में बता दे रहा हूँ, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका कि खानवा का युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी, नहीं, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो ये गलत हो गया आपका। फिर है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का युद्ध हुआ था आपका बाबर था और बाबर के साथ आपका इब्राहिम लोदी। ओके, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। चंदेरिया का युद्ध बाबर राजपूतों के मध्य हुआ था, बात सही है। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। ओके फ्रेंड, फिर लिखा है कि किस वर्ष में हर्ष ने अपना सारा सामान दान में दे दिया था, तो वो था आपका प्रयाग की सभा। ओके, हर्ष ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका वो था नागभट्ट प्रथम। प्रबंध कोश किसने लिखा, तो प्रबंध कोश किसने लिखा था, तो राजशेखर ने। ओके, और इसे कब लिखा गया था, तो इसको लिखा गया था 1349 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है, तो है आपके बनारस घराने से। ओके, और गिरिजा देवी का निधन भी हो गया था, तो गिरिजा देवी का निधन जो हुआ था आपका वो हुआ था 8 मई। किसका, गिरिजा देवी का जो आपका है जन्म वो है आपका 8, खैर ये क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8 मई 1929 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। अब लिखा है कि किस वेद में सभा और सभापति समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो वो है आपका अथर्ववेद। ओके, और हमारे वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी जानते हो वेद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपका ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ओके फ्रेंड, फिर लिखा है क्या कि नवपाषाण काल के किस पुरा स्थल से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला है, तो आप सब जानते हो कि महागढ़ से मिला है। ओके, और नवपाषाण काल युग का अगर समय पूछा जाएगा तो ये है आपका 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है नवपाषाण काल को। फ्रेंड देखिए वीडियो में क्या है ना कि जहाँ डिटेल लग रहा होगा मैं वहाँ जरूर डिटेल करता हूँ। ओके, और क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को अगर बहुत एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा तो काफ़ी बड़ा होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन देखिए बस देख के आंसर बताना है, और ईजी क्वेश्चन भी हैं उसको मैं टिक लगा के आगे बढ़ जाऊँगा। ओके फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर या आज़ादी नामक परिपत्र संबंधित किससे है, तो रामनाथपुरी से। ओके, इसको जान लीजिए कि सर्कुलर या आज़ादी के बारे में कि सर्कुलर या आज़ादी एक उर्दू भाषा का प्रकाशन था जिसने ब्रिटिश राज की आलोचना की थी। ओके, दूती बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी, तो वो था आपका काला शोक। एल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप सब जानते हो वो था रिपन। ओके, अब देखिए एल्बर्ट बिल के बारे में बता दूं आपको कि एल्बर्ट बिल जो था एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 ईस्वी में वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, और सर कर्टेन पेरेग्रिन एल्बर्ट द्वारा इसको क्या किया गया, लिखा गया था। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित किस सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति में एक बहमन कहा गया है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को।
ओके। और आपको एक बात और बता दूं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन के सबसे महान शासकों में से एक था। ओके। अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की हुड़ विजय का उल्लेख मिलता है? तो भितरी अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, अशोक के प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन थी? वो थी आपकी सुवर्णगिरी। अधोलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक के वर्णन करता है? तो है आपका ऐतरेय ब्राह्मण। ओके। और ऐतरेय ब्राह्मण महिदास ऐतरेय को वर्णित ऋग्वेद की एक शाखा या भाग है। ओके फ्रेंड, फटाफट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 से 1/4 दिन। ओके। फिर माध्यान्ह, प्रधान माध्यान्ह रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? तो आपकी गुजरती है लंदन से। लिखा है कि स्थलाकृति मानचित्र में भौतिकी और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रूढ़ चिन्ह, और इसी रूढ़ चिन्ह को हम लोग बोल सकते हैं क्या? पारंपरिक चिन्ह। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं पारंपरिक चिन्ह या प्रतीक। ओके फ्रेंड, आगे देखिए क्या लिखा है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। अभी कुछ दिन पहले आप इसका जिक्र सुने होंगे। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा के कारण बनते हैं। ओके, आगे देखिए। लिखा है कि नेपा नगर में किस प्रकार के कागज का उत्पादन किया जाता है? तो अखबारी कागज का, यानी समाचार पत्र का। ओके, अब पूछा जाए कि नेपा नगर कहाँ है? तो नेपा नगर जो है आपका कहाँ है? एमपी में। ठीक है, एमपी में। और कौन से जिले में है? तो आपका है बुरहानपुर में। बुरहानपुर में। ओके फ्रेंड, क्लियर है सारी बातें? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टर्सरी युग में निर्मित अल्पनाइन पर्वत नहीं है? ओके, तो वो नहीं है क्या? एशिया का अरावली। आगे बढ़े। पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, तो आपका उसमें कौन कौन? गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब और राजस्थान है। इनमें से कौन सी चट्टान कायंत्री चट्टान नहीं है? तो कायंत्री चट्टान नहीं है, तो वो है आपकी कौन? ग्रेनाइट। डोलड्रम की पट्टी में पवन की दिशा होती है, तो पवन दिशा कैसी होती है? विषुवतीय रेखा पछुआ पवन, या इसी को बोल सकते हो आप भूमध्य रेखी पछुआ हवाएं। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है। किस बादल से आपका तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कपासी वर्षा बादल। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक सारे समझाने वाले हैं, क्योंकि आप शायद नहीं जानते होंगे। बादल तो सुने होंगे, लेकिन बादल कितने तरह के हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखो पहले लिखा है कपासी वर्षा बादल। ठीक है, तो कपासी वर्षा बादल जो होता है वो एक तरह का वज्रपात है, जिन्हें अधिक गर्मी के दिनों में देखा जाता है, और तेज हवाएं और ओले और बारिश लाता है ये। ठीक है, फिर आपका आता है क्या? एक कपासी। अब कपासी जो बादल होते हैं ये 4000 से 7000, ये आप देखोगे तो ये आपका मिलेगा 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं ये। ठीक है, और ये कैसे दिखते हैं? तो ये रुई की तरह दिखते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है क्या? वर्षा स्त्री बादल। तो वर्षा स्त्री बादल क्या होते हैं कि वर्षा स्त्री बादल को देखोगे तो काले और धूसर जैसा दिखता है। बादल की विशेषताएं भी रहती हैं इसमें। ठीक है, जो सूर्य की अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त मोटी होती है, मतलब ये रहता है तो पूरा देखोगे अंधेरा जैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अब कि थोड़ा सा मतलब सन रे जो होती है वो पास नहीं होती है वहाँ से। फिर आपका आता है क्या? स्तरी बादल। तो स्तरी बादल जो होता है वो आकाश के बड़े हिस्से के आवरण करने वाले स्तरित बादल होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। ओके, और ये बादल जो होते हैं गर्मी के नुकसान या विभिन्न तापमानों के साथ वायु द्रव्यमान के मिश्रण के कारण बनते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और इसमें देखो मूसलाधार के लिए कहा जाएगा तो कपासी बादल नहीं है, कपासी वर्षा बादल है। ओके, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों की तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके,
तो देखिए, तो पहले तो उसका है आपका क्या, गुजरात। गुजरात वो कब जीता था? 1299 में। ओके। फिर रणथंबोर, रणथंबोर आपका शायद है 1301 में। फिर है आपका चित्तौड़, चित्तौड़ आपका आता है 1303 में। फिर आपका आता है तेलंगाना, तेलंगाना बोलो या वारंगल, वो आपका आता है 1308 में। अब मिला लो आप कौन सा सही होगा। आई थिंक हमें लगता है कि बी सही है। ओके, यानी सेकेंड वाला। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अब प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं केवल इसी यूपी टेट से लेकर के मतलब जितनी भी टीचर्स बेस्ड एग्जाम्स होके उस पर तो फोकस हम लोग का रहेगा ही। यूपी के जितने एग्जाम होंगे उस पर फोकस रहेगा ही। और भी जितने पेपर्स होंगे उस पर भी हम लोग फोकस बनाए रखेंगे, ठीक है। तो आप पेपर अपनी तैयारी करते रहो। फिर लगे कि नहीं हाँ 2019 में पेपर कैसा आया, 2020 में पेपर कैसा आया, उसके बारे में जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके। और जहाँ डिटेल करने की बात रहेगी वहाँ डिटेल भी किया जाएगा, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आने वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं या ये क्वेश्चन कहाँ का इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि एक पेपर सॉल्व करने में जानते हो थोड़ा सा टाइम भी लगता है, चीज़ों को जानना समझना और किस तरीके से आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को भी चीज़ों को आसानी से लगे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कुट में से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो देखो लिखा है स्रोत सूत्र, तो स्रोत सूत्र के देखोगे तो आपका हो जाएगा, ये आपका होता था बलि संबंधी नियम से। ओके। फिर गृह सूत्र होता था घरेलू अधिकार से। फिर धर्म सूत्र को देखोगे तो धर्म अथवा विधि से। और सुलभ सूत्र को देखोगे तो यज्ञ विधि को मापने के लिए। तो आपका पहला वाला राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, शब्द से भी समझ सकते हो आप। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और प्राप्त कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो अब देखो इंडिका की बात होगी, तो इंडिका किसने लिखा था? मेगास्त्री जी ने लिखा था। फिर लिखा है हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखा था। फिर आपका है कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हो जाएगा। फिर आपका राज तरंगिनी है जो कि आपका कल्हड़ हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों पर बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, नीचे दिए गए कोड के द्वारा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करिए। ओके, तो देखो अब इसमें भी देखोगे तो आपका कौन कौन सा है। तो पहले है राजगिरी, ठीक। फिर आपका आता है कौन, वैशाली दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आता है पाटलिपुत्र। फिर चौथे पे आता है कुंडलवन। ओके, यानी कि आपका सेकंड राइट है। अब समय सीमा के अनुसार आप देख सकते हो इसको, ठीक है, पढ़े रहोगे आपको पता चल जाएगा तुरंत। अब देखो, उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु निम्न में से किसके मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ है? ठीक है, तो त्रिकोणात्मक संघर्ष देखो तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल तीनों के बीच हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क किस अंग का? गला का था। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। मध्य पाषाणिक युग के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। और मध्य पाषाण कालीन लोगों का जीवन आखेट और संग्रह की पद्धति पर आधारित था, या लिखा है दूसरा कि लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग इस काल में किया जाता था। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे तो क्या होगा, दोनों कथन सही है यहाँ पे। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी? तो वो दक्कन का गवर्नर था, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, और ये भारत का 6वां मुगल सम्राट था। इसके बाद तो मुगल साम्राज्य की कहानी ही खत्म हो जाती है। हाँ, एक पावरफुल मुगल सम्राट के तौर पे देखा जाए तो देखो, थेरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो 73 गीतों का संग्रह है जिसमें 522 कविता हैं या नहीं। इनकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित विष्णुओं ने की थी। केवल आपका 2 सही है। ओके, थोड़ी गाथा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की? भाई तो सब कोई जानता है, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब देखो कि जौनपुर के बारे में मैं आपको बता दूं, इसको सिराज मिराज इतिहास में कहा गया है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जौनपुर जो है आपका कि ऐतिहासिक रूप से सुल्तानों के रूप में भी जाना जाता है।
इसकी ऐतिहासिक तिथियां जो रही हैं वो रही हैं 1369 में। और दिल्ली के जो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में रखा गया था, जिसका नाम जौना खां था। ओके, तो आपका कौन है? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दीवान आमिर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मैं यहाँ लिख तो नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ दीवान के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप नोट कर लेना इस सारे जितने दीवान के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें कि आपका एक है कि दीवान बंदगान। ओके, तो दीवान बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, और इसमें क्या रखा जाता था? गुलामों का विभाग था ये। और दीवान मुश्त खराज, जिसमें कि बकाया लिखा जाता था, और इसको बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान बजरत, राजस्व और वित्त विभाग, जो कि मुगल साम्राज्य में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दीवान कुजा, जो कि न्याय विभाग के समाज था और मुगल साम्राज्य में था। और दीवान अर्ज, सेना विभाग में बलबन। ओके, अशोक ने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? ठीक है, तो आपका है 13वें। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी का नाम था? तो आप सब जानते हो वो रासबिहारी बोस थे। ओके, लिखा है कि निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन। ओके, और इसका समय काल अगर पूछा जाए कब से कब था, तो वो था आपका 1884 से 1888 तक। ठीक है, भारत के जनरल बनाया था ये लॉर्ड डफरिन। अब देखिए क्या बोलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो आपको मिलती है अयोध्या का शिलालेख। ओके, आगे देखिए, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल वंश के इतिहास के विविध पक्षों का उद्घाटित करता है? तो वह है आपका कौन सा? रामचरित। ओके, अधोलिखित में से किसने सूत्रकांडो नामक हड़प्पी प्रास्थल की खोज की थी? तो आप जानते हो ऑरेल स्टीन ने। ओके, और सूत्रकांडो पाकिस्तान के वर्तमान बलूचिस्तान प्रांत में ईरान सीमा पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है। ओके, आगे देखिए, खेडिया नामक पुरास्थल अधोलिखित किस सरिता के किनारे स्थित है? ठीक है, तो वो आपका है गंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तंसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था? तो 5वें शासकीय वर्ष में। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेखों पर अधोलिखित किस मुगल शासक का भी लेख उत्कीर्ण है? वो है अपना जहांगीर, मुगल साम्राज्य का जहांगीर। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ। अब इसके बारे में समझ लीजिए क्या है कि इलाहाबाद स्तंभ एक स्तंभ है जिसमें कि अशोक के स्तंभों में से एक है। ठीक है, जो मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। और भी चीज़ इसमें बहुत सारी चीज़ इसको समझना चाहे तो रहती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, बस मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे जहांगीर। निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह है आपका पवन चक्की। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ओके, तो केवल तो देखो ये गुजरात कांडला तो आप जानते हो। ठीक है, अब ये लिखा है पारादीप। पारादीप पता कहाँ है? पारादीप है आपका उड़ीसा में। सही में कर देता हूँ इसको, ऑप्शन तो आप देख ही रहे हो। कांडला हो गया गुजरात में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ठीक है, आपका ये तमिलनाडु में है। ओके, फिर देखो लिखा है कि मंगलोर। तो मंगलोर कहाँ पे है आपका? तो मंगलोर आपका है कर्नाटक में। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे चल नहीं रहा था, अब देखो ये आपका देख लो, ये तो सही है, तूतीकोरिन हो गया तमिलनाडु। ठीक है,
और मंगलोर हो गया आपका कहाँ पे, कर्नाटक, ये तमिलनाडु है। ओके, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा मंगलोर का। और देखो लिखा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है, तो वो है मैंगनीज। निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सी अर्थव्यवस्था का प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है, तो देखिए बोला है संबंधित नहीं है, ध्यान रहे, ठीक है, तो आपका परिवहन है। भारत के किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपाह वायरस के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था, ठीक है, तो वो आपका क्या है, केरल। तो भाई किधर चला गया, ठीक है, यहाँ पे केरल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत 17, ओके 17 है आपका आंसर। आइए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं जरा यहाँ पे अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16 इसके बारे में, क्योंकि सब क्वेश्चन बनते हैं। तो अनुच्छेद 15 कहता है किसके बारे में, तो अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन देखिए इसका करेक्ट आंसर ये है 17। फिर आपका आता है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य को किसी भी नागरिक या गैर नागरिक की उपाधि प्रदान करने से रोकता है, ठीक है। और क्या है अनुच्छेद 18 में, तो अनुच्छेद 18 आपका कहता है कि लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई वर्तमान पद स्वीकार नहीं करेगा। ये आपका अनुच्छेद 18 कहता है। अनुच्छेद 17 आप देख ही रहे अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है, अनुच्छेद 16 बोलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर की गारंटी देता है, अनुच्छेद 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्वेश्चन ये सब डिस्कशन करने वाले हैं, बाकी तो जो आप लोग पढ़े रहोगे आप देख के बता दोगे कि किसका किसका क्या क्या आंसर है, ठीक है। आगे देखो लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वातंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु वैध आधार नहीं है, तो आपका है लोक स्वास्थ्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है, तो आपका नहीं लिया गया था आवश्यक शक्ति का विचार। ओके, और ब्रिटिश सरकार से अपनाई गई जो जो है, तो आपका है संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदन, ये सब क्या किया गया है, वहाँ से अपनाया गया ब्रिटिश संविधान से। ओके फ्रेंड, लिखा है कि सही कूट का चयन करें, तो कौन है भैया सही कूट, तो आपका सही कूट कौन है, थर्ड वाला, पंजाब 7। ओके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बात करोगे तो राज्यसभा की परिषद सीटों की संख्या, क्योंकि पेपर उस समय का है, तो अच्छा देखो पंजाब में अगर इसमें देखोगे सही आंसर, तो ये आपका होगा यहाँ पे 7। पश्चिम बंगाल में मानसून प्रस्फुट को कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, नार्वेस्टर। ओके, फिर देखिए किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, आप सब जानते हो वो अपना है पश्चिम बंगाल। किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है, तो वो है आपका असम। ओके, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है, तो है वो है काला सागर। ओके, अटलांटिक महासागर की बात करोगे तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ओके, और जो नहीं है तो होता है आपका है काला सागर। निम्नलिखित में से कौन ग्रही पवन है, ग्रही पवन तो पारिवारिक भी व्यापारिक भी है, विषुवत रेखा भी, ध्रुवी भी, यानी ये सब है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है, तो ये हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें और उनकी नियुक्ति के कालक्रम पर व्यवस्थित करिए, तो आपका कौन कौन से लोग कब कब आए हैं, ठीक है। तो पहले तो है बीडी जत्ती, फिर है आपके वेंकट रमन, ठीक है, फिर आपके आते हैं के.आर. नारायण, फिर आपके आते हैं कृष्णकांत। तो ऑप्शन नंबर देखोगे तो 2 राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। ओके, और यही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। ठीक है, और भी लोग हैं लेकिन इनकी बात की जाए, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा है तो ये है। और दादर एवं नागर हवेली भारत में किस उच्च न्यायालय के अधिकार में क्षेत्र में आते हैं? तो बम्बई उच्च न्यायालय में। कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 275। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद आया है तो जरूर हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 75 की बात की जाए तो ये आपका होता है संघ से राज्यों का अनुदान। फिर अगर बात करोगे अनुच्छेद 265 का तो ये होता है कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा, वो आपका 265 है। फिर अनुच्छेद 270 आता है जो कि संघ द्वारा लगाए या एकत्र किए गए और संघ और राज्यों के बीच वितरित करता है, अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 80 तो आप सब जानते हो क्या है, वित्त आयोग है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है आपका कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है? तो वह है आपका अनुच्छेद 169। ओके, अब देखो फटाफट थोड़े से और अनुच्छेद बच रहे हैं तो इसके बारे में भी डिस्कस करना ही पड़ेगा भाई। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि विधान परिषद की संरचना से संबंधित है, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 168 जो है आपका, जो कि यहाँ देख रहे हो आप, ये है आपका किससे संबंधित? राज्यों में विधान मंडलों के संविधान से संबंधित है। अनुच्छेद 170 तो विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, 170। और क्वेश्चन का आंसर तो आपका 4 है। 1/3/2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपकी थी 193। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आप सब जानते हो 1974 में। कि वर्ष 1974 में 28 मई का दिन था कि भारत सरकार ने राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे यह एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, तो कौन है? ओम बिरला है। फिर लिखा गया है विस्तृत मुद्रा ब्रॉड मनी होती है। ब्रॉड मनी क्या होती है? तो M3 = M1 प्लस बैंकों में अवधि जमा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट किसके कारण होता है? जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में वृद्धि, जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी। तो आपका जनसंख्या में वृद्धि और ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI से संबंधित नहीं है? तो जन्म दर जो कि नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कौन सा रहा? तो वो था आपका 129। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP साधन लागत है, तो किससे लागत है? राष्ट्रीय आय के बराबर। रसवी लहर जेट स्ट्रीम के विकास के किस अवस्था से संबंधित है? तो आपका है कि दूसरी अवस्था से। पूर्व घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट में। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 1501 मीटर की है। ठीक है, 1501 मीटर की। मानसून की गत्यात्मक संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो वो आपकी की गई है फ्लॉन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संबंधित क्षेत्र है? वो आपका गंगापुत्र मैदान। क्योंकि फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी अगर एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दूंगा, इसे थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। ओके, अब प्लीज़ 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 वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब किया करिए, थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, और मैं आगे वाले पेपर को और अच्छे से और जल्दी से जल्द आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। ओके, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया है? तो आपका है चैम्बरलिन। निम्न में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? IDA। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि नर्सिंग समिति रिपोर्ट संबंधित किससे थी? तो बैंकिंग क्षेत्र में
सुधार में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की अवधारणा निम्न में से किससे विकसित की गई थी? तो आपकी की गई थी मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनी करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है? तो 41%। ओके। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं टोटल 22। ओके फ्रेंड। किसने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? तो वो है आपका शैली। थोड़ा और फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो इसका दिक्कत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? तो आपका है संघी। ओके फ्रेंड, थोड़ा फास्ट चलते हैं तो सिस्टम अब बंद होने हो जाएगा, अपडेट लिया है ना। देखो, देखा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 56 एवं अनुच्छेद 61। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो अपने भारत की देन है। ओके। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने किस बात से सहमति प्रकट की है? तो आपका है बेरुबारी मामले में। मूल कर्तव्य में जो माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथाशीघ्र बालक या प्रतिपालक की शिक्षा का अवसर प्रदान करें कि संविधान संशोधन से द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई है? तो 26 जनवरी 2002 से। जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया है? तो 24 जनवरी 1950। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब भारत में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है? तो आपका है 85%। स्टेट का क्या है? तो आपका होता है ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के उच्च दर का सामना करती है। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन है जुड़वा घाट संबंधित है। जुड़वा घाट किससे संबंधित है? तो चालू घाटा प्लस राजकोषीय घाटा से संबंधित है। ओके। फिर आपका आता है कि अर्थशास्त्र में लेसेज फेयर का क्या अर्थ है? तो लेसेज फेयर का अर्थ होता है राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ओके फ्रेंड, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट की कुछ क्वेश्चंस को मैंने फास्ट इसलिए कर दिया है क्योंकि देखो यहाँ पे लिख करके आ रहा है बार बार, योर डिवाइस विल रीस्टार्ट टू अपडेट आउटसाइड एक्टिव आवर्स। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्या था कि आपका वो मतलब सारी पढ़ी हुई चीज़ें पे बेस पर था, तो इसलिए मैंने चीज़ों को इस तरह डिटेल किया है। अब आने वाले में हम लोग साइंस को देखेंगे, मैथ्स के क्वेश्चंस को लगाएंगे। मैं आपको एक से एक अच्छे ट्रिक से क्वेश्चन लगाना बताऊँगा और मेरा मेन जो उद्देश्य है वो ऑप्शन से आंसर को बताना है, समझ रहे हो? ना कि पढ़ाई करके सब कुछ पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद जाओ एग्ज़ाम देने, फिर पढ़ा हुआ आया तो ठीक, नहीं पढ़ा आया हुआ तो फिर क्वेश्चन छोड़ दिए। नहीं, आप पढ़ो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो और कोई क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा के भी आ जाए तो हम लोग उस टॉपिक को कैसे ऑप्शन से क्वेश्चंस राइट करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।